आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे, पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को डिकोड करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये सिर्फ कोई आम सड़क नहीं है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा शानदार अजूबा है जो सच में पूरे राज्य की तस्वीर बदलने वाला है। अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल यानी इसके विशाल पैमाने पर नजर डालिए। हम यहाँ 594 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की बात कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये तो सिर्फ पहले चरण या फेज 1 की लंबाई है। मेरठ से शुरू होकर सीधे प्रयागराज तक रास्ते में 12 अलग अलग जिलों और 500 से भी ज्यादा गांवों को आपस में जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। जाहिर सी बात है, जब प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो तो उसके पीछे लगी आर्थिक ताकत भी उतनी ही बड़ी होगी। इसे बनाने में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत आई है। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इसे पूरी तरह से बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मोड पर बनाया गया है। सच कहूं तो पूरे देश में बीओटी मोड पर बनी ये अब तक की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे परियोजना है ना कमाल की बात। खैर, अब सवाल आता है कि आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है। सीधा सा जवाब है, सफर का अनुभव पूरी तरह से बदलने वाला है। पहले मेरठ से प्रयागराज तक की उस थका देने वाली यात्रा में करीब 11 घंटे लग जाते थे, बाप रे। लेकिन अब कारों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट के साथ ये सफर सिर्फ 6 से 6.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा आधा समय। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये कनेक्टिविटी का एक बिल्कुल नया लेवल है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, और वो है इसकी अविश्वसनीय स्पीड। इतनी विशाल परियोजना, और वो भी केवल 3 साल और 3 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार। मतलब देश के इतिहास में आज तक इतनी लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण इतने कम समय में कभी नहीं हुआ। सच में ये हमारी कंस्ट्रक्शन क्षमता और कार्यकुशलता का एक ऐतिहासिक सबूत है। अब इतने कम समय में काम पूरा करना कोई जादू तो है नहीं। इसके लिए इस भीमकाय टास्क को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बांटा गया। इस पूरे 594 किलोमीटर के निर्माण को 12 सिविल पैकेजेस और 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। इसका लगभग 80% हिस्सा यानी 464 किलोमीटर अडानी एंटरप्राइजेज ने डेवलप किया है, और जो शुरुआत का 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से में आया। ये लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सामने आता है। जब कोई मेरठ के बिजौली गांव से, जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अपनी यात्रा शुरू करता है तो पहले माइलस्टोन पर 0 किलोमीटर नहीं लिखा होता। जी हाँ, वहाँ लिखा है किलोमीटर 8। अब कोई भी सोचेगा कि भाई एक बिल्कुल नया एक्सप्रेसवे 0 के बजाय सीधे 8 किलोमीटर से क्यों शुरू हो रहा है? तो इसका तकनीकी जवाब है डिजाइन चानेज। असल में एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट या चानेज है उसे तकनीकी रूप से 8 किलोमीटर से सेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ड्राइवर सड़क पर 108 किलोमीटर का पत्थर देखता है तो असल में उसने सिर्फ 100 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई है। और यही वो वजह है कि इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का आखिरी इंटरचेंज 594 पर नहीं बल्कि ठीक 600 किलोमीटर के माइलस्टोन पर जाकर मिलता है ना? इंजीनियरिंग की एक मजेदार बारीकी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। सड़क को मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन यानी पीएमबी का इस्तेमाल हुआ है। इससे राइडिंग क्वालिटी एकदम स्मूथ रहती है। इसके अलावा पूरे रास्ते में 437 अंडरपास और 21 फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। और हाँ, पर्यावरण को भी नहीं भूला गया है। एक्सप्रेसवे के बीच वाले हिस्से, जिसे हम मीडियन कहते हैं, वहां 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का प्लान है, एकदम ग्रीन और क्लीन। लेकिन रुकिए, सबसे दिलचस्प बात तो अभी बाकी है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ कारों या ट्रकों के लिए नहीं बना है। शाहजहांपुर के पास किलोमीटर 243.250 से 246.750 के ठीक बीच में एक विशाल 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी मौजूद है। सोचिए, किसी भी इमरजेंसी के समय भारतीय वायुसेना के विमान यहां सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये एक बेहद शानदार रणनीतिक कदम है। अब जब रफ्तार इतनी तेज हो तो सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सही कहा ना? यहाँ बेहद मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स हैं। मान लीजिए किसी ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाए और गाड़ी लेन से भटककर किनारे की शोल्डर स्ट्रिप पर चली जाए, तो वहां बने छोटे छोटे हम्स गाड़ी में एक तेज आवाज और वाइब्रेशन पैदा करेंगे जो तुरंत ड्राइवर की नींद उड़ा देंगे। इसके साथ ही निगरानी के लिए लगे सभी सीसीटीवी और स्पीड कैमरे पूरी तरह से सोलर पावर से चलते हैं
और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ही तरह यहाँ बीच में लगातार कोई लोहे का क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया है। आइए अब एक छोटी सी वर्चुअल ड्राइव पर निकलते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है मेरठ के बिजौली गांव से। फिर किलोमीटर 66 पर हम गंगा नदी के ऊपर बना एक शानदार विशाल पुल पार करते हैं। आगे बढ़ते हुए किलोमीटर 243 पर वही शाहजहांपुर की हवाई पट्टी आती है और फिर ये बेहतरीन सफ़र प्रयागराज में नेशनल हाईवे 19 पर जाकर पूरा होता है। ये सच में सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि कई अहम शहरों को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है। खैर, सफर सिर्फ तेज नहीं बल्कि आरामदायक भी होना चाहिए। इस पूरे रूट पर 19 इंटरचेंज और 9 सर्विस एरिया बनाए गए हैं। यहाँ आपको फूड कोर्ट से लेकर पेट्रोल पंप और ईवी व सीएनजी स्टेशन तक सब कुछ मिलेगा। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रॉमा सेंटर्स और यूपी डाका हेल्पलाइन नंबर 1449 हमेशा मौजूद है। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ NHAI का सालाना पास नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, फास्टैग यहाँ एकदम मजे से काम करेगा। अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो इसका असली इम्पैक्ट क्या होगा? ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इस रूट के किनारे किनारे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये प्रदेश के 7 प्रमुख स्पिरिचुअल और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी सीधे कनेक्ट करेगा। मतलब ये वहाँ की लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म दोनों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये 594 किलोमीटर्स की कहानी तो सिर्फ शुरुआत है, यानी पहला चरण। गंगा एक्सप्रेसवे का जो असली विजन है वो इसे 999 किलोमीटर तक ले जाने का है। जी हाँ, दूसरे चरण में इसे वेस्ट में हरिद्वार तक और ईस्ट में बलिया तक बढ़ाने की योजना है। बस एक पल के लिए सोचिए, लगभग 1000 किलोमीटर लंबा एक निर्बाध नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे। और इसी के साथ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सफ़र अपने मुकाम पर पहुंचता है। लेकिन जाने से पहले ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, जब इस लेवल का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो वो सिर्फ भौतिक दूरियां ही कम नहीं करता, बल्कि आर्थिक संभावनाओं के अनगिनत नए दरवाजे भी खोल देता है। कनेक्टिविटी की ये तेज रफ्तार आने वाले दशकों में हमारे क्षेत्रीय विकास को किस तरह नई दिशा देगी, ये एक ऐसा सवाल है तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।